चमोली के नारायण बगड़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। सबसे पहले आपको बता दें, यहां पर आवारा कुत्तों के आतंक से स्कूलों में 4 दिन की छुट्टी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने 20 अगस्त से 23 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी के आदेश दिए और 4 दिन स्कूलों में अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रखे हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है चमोली के नारायण बगड़ से। आवारा कुत्तों के आतंक से स्कूलों में 4 दिन की छुट्टी कर दी गई। 20 अगस्त से 23 अगस्त तक 4 दिन स्कूलों में अब ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ये हम आपको आदेश की कॉपी भी दिखा रहे हैं और नितिन सेमवाल इस पर ज्यादा जानकारी देंगे चमोली से हमारे संवाददाता। नितिन, हमने सुना था कि आपदा की वजह से या ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा बरसात होने की वजह से बच्चों की छुट्टी स्कूलों की कर दी गई हो, लेकिन आवारा कुत्तों के आतंक की वजह से यहाँ पर 4 दिन की छुट्टी की गई बच्चों की। क्या जानकारी मिल रही है और इस कुत्तों के आतंक से निजात कब तक मिल पाएगा? जी, निश्चित तौर पर देखा जाए जिस तरीके से मौसम अलर्ट का अवकाश पहाड़ों में होता था, लेकिन ये एक अलग ही मामला सामने आया है नारायण बगड़ क्षेत्र में। यहाँ पे 2 दिनों से लगातार कुत्तों के जो हमले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों पर लगभग 6 से अधिक बच्चों पर हमले यहाँ पे किए गए हैं। हालांकि जो जिन पर ज्यादा हमले किए गए उनकी संख्या, उन बच्चों की संख्या 4 बताई जा रही है। जिसके बाद स्थानीय प्रशासन, शिक्षा विभाग और वन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। 4 दिन तक क्षेत्र में अवकाश कर दिया गया है स्कूलों का और ये कहा गया है कि 4 दिन के अंदर यानी कि 20 अगस्त से 23 अगस्त तक इन सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर दूसरी जगहों पर छोड़ा जाएगा, ये वन विभाग का कहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्षेत्र में इतने आवारा कुत्ते घूम रहे थे, उसके बाद भी नहीं किसी ने सुध ली और अब आनंद फानन में स्कूलों को तक बंद करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी स्थिति जो है ये गंभीर है और वन विभाग की अब जो कार्रवाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो आवारा कुत्ते हैं उनको लगातार पकड़ा जा रहा है। जी ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और पौड़ी के अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बार फिर से मामले के सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सरकार की मजबूत पैरवी के चलते आरोपियों को एक बार फिर से जमानत नहीं मिल पाई और 24 सितंबर 2022 के इस मामले में 24 घंटे के भीतर आरोपियों को जेल भेजा गया और मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। जांच के दौरान करीब 500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट तैयार की गई। इसमें लगभग 100 गवाहों के बयान सहित महत्वपूर्ण साक्ष्यों को शामिल किया गया। इस दौरान आरोपियों की जमानत अर्जियां बार बार खारिज हुई हैं, लेकिन मजबूत जांच और प्रभावी पैरवी के कारण 30 मई 2025 को कातिलों को उम्र कैद की सजा मिली। इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहले ही दिन से कड़ा रुख रहा है। परिजनों की मांग के अनुरूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 3 बार सरकारी वकील बदले गए, तो बाद में मामले की सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए। साथ ही परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए अंकिता के भाई और पिता को नौकरी भी दी गई है। उन्होंने बेल के ग्राउंड ये रखे थे। उनका ये कहना था कि जो मृतका है अंकिता भंडारी, वो उसने स्वयं जो है अपनी आत्महत्या की है, खुदकुशी की है और वो कहीं ना कहीं वो केस को जो है डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये जो उनके अधिवक्ता ने जो बहस की, तो उन्होंने कहा कि ये अपने आप डिप्रेशन में आके अपने सुसाइड किया है। वो कोर्ट ने सभी तथ्यों को और सभी गवाहों के जो बयान है उनको ये पाते हुए कि इसमें जो है इन तीनों अभियुक्तों का कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूरी तरह ये संलिप्त है, तो ये मानते हुए कोर्ट ने जो है उनकी तीनों अभियुक्तों की जमानत खारिज कर दी। देहरादून के डोईवाला में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मणिमाई मंदिर के सामने तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े लोडर से जा टकराई। हादसे में गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है लोडर का अचानक टायर निकलकर सड़क पर आ गया। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही गाड़ी टायर से टकराकर बेकाबू हो गई और लोडर से जा भिड़ी। हादसा कोतवाली डोईवाला क्षेत्र में हुआ है।
और अब खबर प्रयागराज से है, जहां केदारनाथ हाईवे पर एक बाइक बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी है। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने घायलों को गहरी खाई से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि तीनों घायल यूपी के रहने वाले हैं। भैया ठीक है, ये कुछ ठीक है। तो रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर एक बाइक बेकाबू होकर गहरी खाई में चली गई। रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी बारिश ने एक बार फिर से सीमांत क्षेत्रों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कुलागाड़ में बीआरओ का महत्वपूर्ण वैली ब्रिज टूटने से व्यास, दारमा और चौदास घाटियों का संपर्क पूरी तरह कट गया। ये पुल चीन और नेपाल सीमा से जुड़े सामरिक मार्ग का अहम हिस्सा माना जाता है। पुल टूटने से हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जबकि सीमावर्ती गांवों तक पहुंचना भी चुनौती बन गया है। प्रशासन और बीआरओ की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और चमोली जिले के नंदानगर घाट ब्लॉक के सुतोल गांव में लगातार हो रही बारिश लोगों पर भारी पड़ रही है। बारिश के चलते कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि लगभग 15 से 20 परिवार अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से तत्काल राहत, मुआवजा, सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास की मांग की है। टिहरी से खबर है, बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर देवप्रयाग कीर्तिनगर के बीच भल्ले गांव के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है और सड़क बंद होने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचकर हाईवे को खोलने में जुट गई हैं। और विकासनगर के शक्ति नहर में देर रात एक कार बह गई। वहीं कार के बहने की सूचना पर एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। जिस घर से लौटते वक्त रजत पुंडीर की कार डाक पत्थर पुल नंबर 2 के पास नहर में गिर गई। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम लगातार नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक कार और रजत का कोई सुराग नहीं मिल पाया। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास पर हुई दोनों नेताओं के बीच आगामी विधानसभा मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई है। माना जा रहा है सत्र की तारीख और उससे जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन किया गया है। मानसून सत्र बुलाने पर यह चर्चा हुई है, सूत्र बता रहे। रितु खंडूरी ने सीएम धामी से मुलाकात की। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये मुलाकात हुई है सीएम आवास पर। विधानसभा चुनाव से पहले श्रीनगर से जुड़ी बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। स्थानीय निकाय चुनाव में श्रीनगर में निर्दलीय चुनाव जीतकर महापौर बनी आरती भंडारी ने 10 सभासदों के साथ बीजेपी में घर वापसी कर ली। 10 पार्षदों में से एक कांग्रेस का दलित पार्षद भी शामिल है। यही बात कांग्रेस को खटक रही है। दिखाते हैं आपको। ये है पौड़ी जिले की श्रीनगर नगर निगम की मेयर आरती भंडारी। 1.5 साल पहले नगर निगम चुनाव में बीजेपी से बागी होकर लड़ी मेयर आरती भंडारी ने बुधवार को देहरादून में अपने पति लखपत भंडारी और 10 पार्षदों के साथ पार्टी में घर वापसी कर ली। इस मौके पर श्रीनगर से विधायक और सरकार में मंत्री धन सिंह रावत के चेहरे पर खुशी तैर रही थी। चुनाव में भंडारी ने बीजेपी की अधिकृत उम्मीदवार आशा उपाध्याय को बड़े अंतर से हराया था। तब से बीजेपी लगातार नफे नुकसान की गणित में लगी थी। दरअसल श्रीनगर सीट पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में धन सिंह रावत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को चुनाव हराया था। इस बार इन अटकलों के बीच की मंत्री अपनी सीट आने वाले चुनाव में बदल सकते हैं। बागी रही मेयर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है।
चर्चा ये भी है कि मेयर के पति लखपत भंडारी खुद विधानसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। अब फिलहाल तस्वीर बदली लगती है। उत्तराखंड में 10 नगर निगम भाजपा के थे और एक जो निर्दलीय मैंने जीता था वो कहीं ना कहीं भाजपा का ही था, क्योंकि मैं पहले से ही भाजपा की सदस्य रही हूँ और ये मेरे आज मेरे परिवार में मेरी पुनः वापसी है और मैं आज अपने 10 पार्षदों के साथ इस परिवार में शामिल हुई हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है और ये विचारधारा की बात है, क्योंकि मेरी विचारधारा हमेशा से भाजपा में रही है। हमारे श्रीनगर के जो मेयर हैं श्रीमती आरती भंडारी जी, उनके पतिदेव लखपत भंडारी जी, 8 हमारे निर्दलीय पार्षद आज शामिल हुए हैं और 2 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं। मेयर की घर वापसी से जहां बीजेपी और खासकर मंत्री धन सिंह रावत ने राहत की सांस ली है, वहीं कांग्रेस नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। जानकारों का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को चुनाव लड़ने की सूरत में श्रीनगर सीट में उलझाकर रखना चाहती है। कांग्रेस इस बात से भी हैरान है कि उनका एक दलित पार्षद कैसे बीजेपी में शामिल हो गया, और वो भी तब जब दलित समर्थन को लेकर पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं। जहाँ तक कांग्रेस के एक पार्षद का सवाल है, मैं मन ही मन ये सोच रहा था, और हमारे अनुसूचित समाज से वो आते हैं, मैं मन ही मन सोच रहा था कि इंसान की क्या चीज है कि सिर्फ अपने हित की बात है। ऐसे समय में जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के हल्द्वानी आने पर उनके दलित होने के कारण बीजेपी की सोच रखने वाले लोग उस स्थान का शुद्धिकरण कर रहे हैं, ऐसे में एक उसी वर्ग का व्यक्ति पार्षद होने के बाद जिसको कांग्रेस के निशान पर लोगों ने जिताया, वो बीजेपी में चला जाए। अब चुनावी साल है और ऐसे रंग और दिखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी संगठन ने अपने विधायकों को जो उसी सीट से चुनाव लड़ने का इंडिकेशन दिया है, तो हर काट उसी सीट पर दिखने के लिए विधायकों, मंत्री और टिकट दावेदारों का पूरा जोर लगाना पड़ रहा है, जो आने वाले दिनों में और तेजी से देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और मिशन 2027 के तहत बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने अपने 19 संगठनात्मक जिलों में प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। चुनाव के चलते ये संगठनात्मक बदलाव किया गया है। कुल 38 नेताओं को जिले में जिम्मेदारी दी गई। कई नेताओं के जिले बदले गए हैं। विधायक आशा नौटियाल को मुक्त कर दिया गया है। आशा नौटियाल चमोली जिले की प्रभारी थी। अब संपत सिंह रावत को चमोली जिले की जिम्मेदारी दी गई है। नेहा जोशी को अब देहरादून ग्रामीण का प्रभार दिया गया। शैलेंद्र सिंह बिष्ट को हरिद्वार का प्रभार दिया गया है, जबकि अनिल गोयल को टिहरी की जिम्मेदारी दी गई। उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी ने टिकट की टेंशन बढ़ा दी है। 70 सीटों पर दावेदारों के नाम जुटाए जा रहे हैं और इस बार तरीका भी बदला है। जिला अध्यक्षों और विधायकों की खुली बैठक में नाम मांगे गए हैं, यानी कि मौजूदा विधायकों के सामने पार्टी ने विकल्प तराशने शुरू कर दिए हैं। देखिए। मंडल से लेकर विधायकों तक का फीडबैक लेने के बाद बीजेपी अब बारी टिकट के दावेदारों की है। बीजेपी ने सभी 70 सीटों से चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के नाम मांगे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार नाम बंद कमरे में नहीं, जिला अध्यक्षों और विधायकों की खुली बैठक में मांगे गए हैं। संदेश साफ है कि हर सीट पर विकल्प तैयार है। इससे मौजूदा विधायकों की धड़कनें तो तेज हो गई हैं। बैठक में एक एक विधानसभा का खाका तैयार किया गया है। इससे पहले हमने मंडलाध्यक्षों की बैठक की थी। उनके द्वारा जो फीडबैक विधानसभा का आया था, वो फीडबैक भी हमने उन विधायकों को बताया है। मैं कह सकता हूँ सब प्रकार की चर्चा हुई। जहां तक प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, अभी जिले की जो कोर कमेटी है उसमें से नाम आएंगे, फिर स्टेट कोर कमेटी नाम तय करेगी और 3-3 नाम का पैनल हम केंद्र को भेजेंगे। सूत्रों की माने तो ये सिर्फ नाम जुटाने की कवायद नहीं, बल्कि टिकट का पूरा एक्सरे है। पार्टी पहले ही कई दौर के सर्वे करा चुकी है, जिसे जिला अध्यक्षों के जरिए आए नामों से मैच कराया जाएगा। अब देखा जा रहा है कि कहां विधायक मजबूत हैं, कहां एंटी इनकम्बेंसी है, कहां टिकट के दावेदारों की फौज है और किन सीटों पर नया चेहरा उतारकर मुकाबला मजबूत किया जा सकता है। चर्चा है कि इसी महीने के अंत में दिल्ली में प्रदेश बीजेपी की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सीटवार मंथन होगा।
जो कार्यकर्ता दावेदारी करते हैं, क्योंकि जिले की कोर कमेटी में वो निर्णय तय होने हैं, नाम तय होने हैं, लेकिन अनौपचारिक चर्चाओं में स्वाभाविक रूप से कुछ जो नाम आ रहे हैं, चल रहे हैं, उसकी समीक्षात्मक चर्चा हमने जरूर की है, लेकिन विशिष्ट रूप से जो निर्णय होगा वो जिले की कोर कमेटी जब नाम देगी, उन्हीं नामों पर हम लोग आगे प्रदेश में चर्चा करेंगे। हालांकि अभी ये टिकट की अंतिम कवायद नहीं है, लेकिन विधायकों के लिए इशारा बड़ा साफ है। टिकट किसी की जागीर नहीं है, पार्टी हर सीट पर विकल्प तलाश रही है। अब सर्वे संगठन का फीडबैक और जीतने की क्षमता तय करेगी कि 2027 में कौन मैदान में होगा और कौन सिर्फ दावेदार बनकर रह जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्परभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने अपने वोट बैंक को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। एसआईआर में सामने आई आपत्तियों ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। अब कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर इन शिकायतों का निष्पक्ष समाधान नहीं हुआ तो मामला सड़क से लेकर हाई कोर्ट तक जाएगा। उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच सामने आ रही आपत्तियों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस विधायकों ने कई ऐसे मामलों का दावा किया है जिन पर निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिरान कलियर विधायक फुरकान अहमद का दावा है कि उनके नाम पर ही आपत्ति दर्ज की गई, लेकिन जब वे आपत्ति लगाने वाले व्यक्ति तक पहुंचे तो उसने ऐसी कोई आपत्ति दर्ज करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने ऐसे कई एफिडेविट भी सामने रखे हैं जिनमें लोगों के नाम पर आपत्तियां दर्ज हैं, लेकिन संबंधित लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है। हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने भी अपने क्षेत्र का एक मामला सामने रखा है। उनका दावा है कि एक गांव में करीब 233 आपत्तियां दर्ज हुई और हैरानी की बात ये कि इन आपत्तियों में आपत्ति लगाने वाले व्यक्ति खुद वही बताया गया, जबकि जिन लोगों के नाम पर आपत्तियां दर्ज हुई उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। विधानसभा लगभग 1700 के वोटों पर आपत्ति लगाई और मैं दावे से कहता हूं कि उनमें 99% सब फर्जी लगाई गई और लोगों के आधार कार्ड लिए उनके नाम से आपत्ति लगाई गई, जिसमें काफी लोगों ने एफिडेविट दे भी दिए कि हमने कोई आपत्ति नहीं लगाई। मेरा बूथ नंबर 126 और मेरे नाम पर मोहम्मद फुरकान के नाम से आपत्ति लगी, जो दूसरे बूथ का रहने वाला। जब मैंने उससे मालूम किया कि भाई आपने कोई आपत्ति नहीं, कहा मेरा कोई आपत्ति। देखिए, हमारे यहाँ लगभग 2298 जो हैं ऐसी आपत्तियां लगाई गई हैं जिनमें वोटर्स को टारगेट किया गया है। और मोहम्मदपुर कुन्हारी करके एक गांव है, जब वहां कोई आपत्तिकर्ता नहीं मिला तो व्यक्ति ने स्वयं पर ही आपत्ति। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि पार्टी प्रदेश के एक एक वोटर के साथ खड़ी है। कांग्रेस अब बीएलओ से लेकर निर्वाचन आयोग तक शिकायतें पहुंचाने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि अगर आपत्तियों की जांच पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुई तो कांग्रेस हाई कोर्ट तक लड़ेगी। बूथ वाइज लिस्ट बनी हुई है और वो बीएलओ से संपर्क कर रहे हैं, एक एक आदमी को अप्रोच कर रहे हैं, उसको वहाँ खड़ा कर रहे हैं कि मैं हूँ भाई, कैसे मेरा नाम काटा गया। पहले तो ये उसमें कितने नाम हमारे ठीक हो जाते हैं। फिर सेकंड बात यह है कि जहाँ बीएलओ नहीं सुनेंगे वहाँ एआरओ के पास जाएंगे, जहाँ एआरओ फिर नहीं सुनेगा वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, जहाँ वो भी नहीं सुनेगा वहाँ राज्य चुनाव आयोग में आएंगे, जहाँ ये भी नहीं सुनेंगे फिर हाईकोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। पर हम हर स्तर पर एक एक वोट के लिए लड़ते। एसआईआर में सामने आई आपत्तियों को लेकर कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है। हर शिकायत की जांच, हर आपत्ति का सत्यापन और अगर समाधान नहीं मिला तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी। यानी 2027 के चुनाव से पहले उत्तराखंड में एसआईआर पर सियासी टकराव के साथ अब कानूनी लड़ाई के भी आसार बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। – 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसी कड़ी में हरिद्वार शहर को भव्य रूप दिया जा रहा है। इसके तहत शहर के कई अंडर ब्रिज, दीवारों और सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक चिन्हों और कुंभ मेले की थीम पर पेंटिंग की जा रही है। मेला अधिकारी का कहना है कि शहर का सौंदर्यीकरण कुंभ की थीम पर पेंटिंग किया जा रहा है।
शहर में जहाँ जहाँ हमको लगता है कि ब्यूटिफिकेशन के कार्य होने चाहिए और शहर की जो सुंदरता है वो उसमें भी इजाफा होगा, उसके क्रम में हम लोगों ने शहर में जो हमारे टनल्स हैं, जो हमारे ब्रिजेज़ हैं, जो हमारे लंबी लंबी बाउंड्रीज़ हैं जो बड़ी हैं काफ़ी, वहाँ पे हमने एरिया टेकअप किया है और हम लोग उस पर पेंटिंग्स कर रहे हैं। धार्मिक सिटी है हमारी हरिद्वार और लोग बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, तो हम लोगों ने उसी थीम पे यहाँ पे पेंटिंग्स करवाई हैं। सीएम धामी ने अल्मोड़ा के रहने वाले रवि टमटा की तारीफ की है और फ्लाइंग कार बनाने वाली रवि टमटा ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू से मुलाकात की है, जिसको लेकर सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड की खबर शेयर करते हुए लिखा, युवा इनोवेटर रवि टमटा द्वारा हैप्पीडा स्काईनेक्स प्रोटोटाइप का सफल उड़ान परीक्षण उत्तराखंड की युवा प्रतिभा और नवाचार का प्रेरणादायी उदाहरण है। और आज के लिए उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज स्टोर से तार चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि साजिश के तहत वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। गदरपुर में दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में खड़गे के कार्यक्रम के बाद मंच के शुद्धिकरण का विरोध। बागेश्वर संघर्ष वाहिनी ने 13 सूत्री मांगों को लेकर डीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। चमोली की विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना में हुए टनल हादसे में मारे गए श्रमिकों और घायल श्रमिकों को मुआवजे की मांग को लेकर श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। रुद्रप्रयाग में मदमहेश्वर धाम यात्रा फिर से शुरू हो गई है। बीते दिनों यात्रा रूट पर हादसा हो गया था, जिसके बाद यात्रा पर रोक लगाई गई थी। उधम सिंह नगर के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी होने पर आपदा प्रबंधन की टीम सतर्क है और बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। रुद्रप्रयाग में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के साथ आर्मी, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने मॉक ड्रिल की। रुद्रपुर पुलिस लाइन में प्रदेश स्तरीय वाहिनी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें 15 टीमों के 161 खिलाड़ियों ने कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। पिथौरागढ़ में सशस्त्र सीमा बल की नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।